अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5th एडिशन पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेजबान राबिल शेख थी। नाजरीन, आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच जो है वो देखने को मिला, यानी मुल्तान सुल्तान्स जो टेबल पर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 टीम है, उनका मैच आज हुआ लाहौर कलंदर्स से और लाहौर कलंदर्स ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और उसके बाद यानी बहुत ही आसानी से एक बड़ा हदफ अबूर कर लिया। यहाँ आपको ये बताते चलें कि उम्मीद की जा रही थी कि अगर टॉस लाहौर कलंदर की टीम जीतेगी तो फिर वो अपना रिवायती फैसला यानी बाद में बैटिंग करने का फैसला जो है ना वही सामने आएगा। क्रिस लेन के जो है ना वो 113 रन देखने में आए हैं, ये पहली सेंचुरी है लाहौर की जानिब से। 99 पे पहले बेन डंक ने भी बनाए थे, लेकिन ये सेंचुरी गालिबन पहली सेंचुरी है जो कि लाहौर की जानिब से की गई है और क्रिस लेन ने 113 रन बनाए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि खुशदिल शाह जिनका ताल्लुक मुल्तान की टीम से, उन्होंने भी 70 रन बनाए हैं सिर्फ 29 गेंदों पे और मतलब उनको भी बहुत सराहा गया है कि इतनी कम गेंदों पे एक यंग प्लेयर हैं जिन्होंने 29 गेंदों पे 70 रन बनाए। लेकिन आज बड़ा ही ज़बरदस्त मैच देखने को मिला और 19वें ओवर में ये मैच इख्तिताम पजीर भी हो गया। हालांकि एक बड़ा स्कोर था, लेकिन लाहौर की टीम ने 191 रन बनाए और बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश किया इस मैच को। और इस मैच के जीतने के बाद लाहौर कलंदर ने सेमीफाइनल में अपनी जगह मुस्तहकम कर ली है। यानी अब ये यकीनी बात है कि लाहौर कलंदर जो है वो सेमीफाइनल में मौजूद है, उसको सेमीफाइनल खेलना है। यानी नाज़रीन, अब मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर सेमीफाइनल्स में अपनी जगह ये टीमें बना चुकी हैं। और अब जो मैच 7 बजे खेला जाएगा जो कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जा रहा है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स किसी बहुत बड़े मार्जिन से ये मैच जीतती है तब तो डिफेंडिंग चैंपियन के लिए ये मुमकिन होगा कि वो सेमीफाइनल में जाएं। यानी या तो 48 के स्कोर पर पूरी टीम को आउट कर लें और 3 ओवरों में ये हदफ अगर बना लेते हैं तब तो ये यानी क्वेटा ग्लैडिएटर्स सेमीफाइनल में जा सकेंगे। अदरवाइज ये कहा जा रहा है कि अब ये बात तकरीबन यकीनी हो गई है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब PSL 5th एडिशन की रेस से निकल चुके हैं। बहरहाल आपको कैसा लगा आज का मैच? खास तौर पे लाहौर की एक जबरदस्त विक्ट्री, मुल्तान सुल्तान को हराया, नंबर 1 टीम को हराना, नंबर 1 टीम को हरा दिया। बहुत अच्छा लगा मैच। मैं वैसे भी लाहौर को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मुल्तान की टीम में अच्छे प्लेयर्स जो उनके पास थे उन्होंने वो नहीं उतारे, तो फिर डेफिनेटली ये चीज तो सामने ये तो होना था, ये तो फिर होना ही था। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराएंगे। मेरे पहले मेहमान रोजाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, बड़े जबरदस्त साबिक क्रिकेटर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं और बहुत अच्छे तज्जियाकार भी हैं, यानी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। मेरे साथ मौजूद है जफर इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। वालेकुम खुशामदीद कहते हैं सर, और शुक्रगुजार हैं सर, संडे के दिन भी आपने टाइम निकाला है नाजरीन के लिए। ये मोहब्बत है नाजरीन की और आपकी नाजरीन की। बिल्कुल, और आपसे भी थोड़ी बहुत। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो डाउट। वी हैव बीन टुगेदर। जफर भाई के साथ हमारा कोई 12 साल पुराना साथ कह सकते हैं कि हम साथ प्रोग्राम्स करते रहे, मुख्तलिफ दूसरे चैनल्स पे भी प्रोग्राम्स करते रहे। नाज़रीन, इसके अलावा मेरे दूसरे मेहमान हैं, ये क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, साथ साथ बोलते बहुत अच्छा है, तज्जिया बहुत अच्छा करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आगा साबिर साहब। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी वेलकम सर। जफर भाई, क्या कहते हैं, मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स, कुछ उम्मीदें भी थी कि शायद लाहौर कलंदर को मुल्तान सुल्तान इतना टफ टाइम ना दे और एक कोशिश ये की जाए कि लाहौर कलंदर को सेमीफाइनल खिलाया जाए। अगर रियलिस्टिकली पूछेंगे तो कहीं कहीं दोस्तियां नजर आ रही क्योंकि बहरहाल हम लोग ऑफ द फील्ड तो दोस्त हैं ही। लेकिन ये चीज़ जो नज़र आई है स्पेशली मुल्तान सुल्तान के लिहाज से मैं अगर देखूं तो मुल्तान सुल्तान को अपनी विनिंग स्ट्रीक को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि आप अपने बेहतरीन प्लेयर्स को जब रेस्ट देते हैं, भले इस गर्ज से देते हैं कि उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए या वो एनर्जी गेन कर लें, तो आपका जो विनिंग स्ट्रीक चल रहा होता है वो ब्रेक हो जाता है। और जब आप दोबारा से कंपटीशन में उसी तरह आने की कोशिश करते हैं कि तो दूसरी टीमें क्योंकि उस लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ चुकी होती हैं, तो वो फिर सम टाइम आप हार जाते हैं और ये बड़े बड़े कंपटीशंस में आपको नज़र आता है। इनफैक्ट कि अगर आपको वर्ल्ड कप में इंडिया का मैचेस कुछ याद हो तो उसमें भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने एक आध मैच इसी तरह का खेला था और उसके बाद फिर इंडिया फाइनल से बाहर हो गया था। तो ये 87 में पाकिस्तान के साथ भी बहुत अनबीटन टीम गई थी, एक लास्ट मैच लीग मैच हारी
रही थी, उसके बाद फिर बिल्कुल ऐसे ही। और ये चीजें मेरे से ज्यादा या आपसे ज्यादा उन लोगों को पता है जो डग हाउस में बैठे हुए होते हैं, और उनको इन कोयटा तमाम ग्लैडिएटर्स चीजों के साथ भी शायद एक पीएसएल में यही हो चुका है, बहुत अनबीटन जाने के बाद एक लास्ट मैच हारे और फिर आउट। बिल्कुल। तो ये इस किस्म की चीजें आप क्रिकेट में स्पेशली नहीं कर सकते, इजी नहीं लेना चाहिए नहीं किसी ले भी सकते मैच आप। को। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है उनके लिए। अब देखना ही होगा देखेंगे कि किस हाँ। तरह हैंडल करते हैं अब वो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहते हैं आगा साबिर साहब, मुल्तान सुल्तान्स ने जानबूझ के अपने प्लेयर्स को रेस्ट कराया है? हार या जीत मुल्तान सुल्तान्स के लिए मैटर नहीं करती थी, ना उनकी पोजीशन पे ना उनके सेमीफाइनल में होने पे। मैटर तो नहीं करती थी, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था कि जिस तरह से उन्होंने अपने जो है ना प्लेयर्स को, स्पेशली बॉलर्स को जो है ना रेस्ट कराया है। आप देखें, इरफान को नहीं खिलाया, सोहेल तनवीर नहीं खेले, शाहिद आफरीदी और फिर इमरान ताहिर जो कि मेन इनके बॉलर्स हैं, स्पिनर, और अगर इनके फास्ट बॉलर्स के अटैक को जो है ना देखा जाए तो बॉलर के लिए अगर उसका मोमेंटम बना हुआ है, जैसे जफर भाई ने बोला, उसको ब्रेक करना और फिर उसे होप करना कि वो सेमीफाइनल जैसे क्रंच मैच में अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करेगा। ऐसा काफ़ी दफ़ा ऐसा नहीं होता और फिर वो अपने जो में वो खो बैठता है, जिसका मुझे लगता है कि जो ना मुल्तान सुल्तान को जरूर नुकसान होगा। ऑन दी अदर साइड एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है कि अगर आप किसी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो यू आर बाउंड टू लूज अ गेम। तो वो उन्होंने बोला भी, शान मसूद ने अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि जना इस तरह से जना हम देख सकते हैं कि जो हमारी हार थी वो हो चुकी है, अब हम जो है आने वाले मैचों में जीतते हुए जाएंगे। और 4 दिनों के अंदर 3 मैचेस खेलना कुछ थोड़ा सा टफ हो जाता हमारे प्लेयर्स के लिए, इसलिए उनके लिए सीनियर सिटीजन का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, बोला सीनियर सिटीजन के लिए हमारे लिए हमने उनको रेस्ट बात थी कि शान मसूद से जब पहले ही टॉस के वक्त जफर भाई जब पूछा गया कि आप, क्योंकि जाहिर सी बात है लाहौर कलंदर ने टॉस जीता था, तो सोहेल अख्तर ने कहा हम फील्डिंग के सोच के आए थे, तो शान मसूद ने कहा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमने वैसे बैटिंग का सोचा हुआ था, इसलिए हमें कोई ज्यादा धचका नहीं लगा अगर लाहौर कलंदर हमें बैटिंग करा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी टीम को एक जीतने की आदत हो जाती है, ऑब्वियसली हम ये जीतने की आदत छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन हार और जीत जो है ना दोनों स्पोर्ट्स का हिस्सा है। मतलब सर कुछ ऐसा लग रहा था, सॉरी प्लीज हाँ, ऐसे ही लग रहा था कि जो ना वो प्रिपेयर्ड है कि जो ना हम हार भी जाएं तो कैसा फर्क नहीं है, वो खाली फॉर्मेलिटी को पूरा करने आए थे। और जैसा उनकी बैटिंग से भी हमें लगा, बड़ा जो है ना इररिस्पॉन्सिबल से शॉट खेले दोनों ओपनर्स ने, उनको स्विंग से बीट हो गए। मोइन अली हर नंबर पे खेल चुके हैं, जिशान अशरफ से काफ़ी उम्मीदें थी, वो भी पूरे नहीं उतरे, रवि बबारा हैव बीन ऑफ कलर। तो शान हिमसेल्फ बैटेड वेल, और फिर जितनी तारीफ की जाए वो कम है खुशदिल शाह की, जैसे उन्होंने बैटिंग की है, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है। पिछले साल मैं उनके अगेंस्ट खेल रहा था इधर रमज़ान कप में, तो असगर अली शाह स्टेडियम में जब हवा चलती है तो एक ही तरफ से छक्के लगते हैं, दूसरी तरफ से नहीं लगते। दूसरी तरफ उन्होंने रोड के ऊपर छक्के मारे हैं, और इतने बड़े छक्के के जो ना 100 मीटर के, तो वो ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। और इट्स अबाउट टाइम कि उनको अपना जो ना टैलेंट शोकेस करना चाहिए था, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के साथ भी 2-3 सीरीज के साथ रहे हैं, खेले हैं, और ही इज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। और अगर उनको इसी तरह से कॉन्फिडेंस दिया और खिलाते रहे तो वो जरूर जो है ना आगे चलकर शाइन करेंगे पाकिस्तान के लिए। वेयर एक अच्छे स्टार क्रिकेटर एज फार एज मुल्तान सुल्तान इज कंसर्न, तो वो इसी तरह से आए थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन सर अब आगे सेमीफाइनल फाइनल्स हैं। बहरहाल आगा साहब आपसे मजीद बात करेंगे, जफर भाई आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन वक्फे के बाद आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आज के मैच के हवाले से स्कोर्स भी बताएंगे। कहीं ना जाइएगा, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं राबिल शेख जी, और हम बात कर रहे हैं एक तो आज के जो मैच हुआ लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान उसका, और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि अब जो मैच होने जा रहा है कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, जिसमें अगर तो शायकीन को इजाज़त होती नेशनल स्टेडियम में ये मैच देखने की, तो शायद दोपहर के 2 या 3 बजे से ही नेशनल स्टेडियम पर कतारें लगी हुई होती शायकीन की, इसलिए कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिसमें कराची के बेशतर खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ कराची किंग्स जो कि कराची की रिप्रेजेंटेटिव टीम है, तो इसलिए बहुत बड़ा क्राउड जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोरोना वायरस स्प्रेड इस मैच को शायकीन के बगैर ही खेला जाएगा। यानी
जिस तरह पहले मैचेस 2-3 मैचेस हुए हैं जिसमें शायकीन नहीं रहे हैं, तो आज का ये कराची का आखिरी मैच है जो कराची में खेला जा रहा है। इसके बाद कल का दिन जो है वो रेस्ट के लिए दिया गया है। 17 को 2 सेमीफाइनल्स हैं और उसके बाद 18 को इस PSL का फाइनल खेला जाएगा। यानी वो फाइनल जो कि 22 को खेला जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस फाइनल को 18 तारीख को कर दिया गया है। और उसके बाद ये फैसला होगा कि कौन सी टीम PSL जो 5th एडिशन है, इसके HBL PSL 5th एडिशन की फातेह टीम होती है। बहरहाल नाज़रीन, से पहले के प्रोग्राम में आगे बढ़े, आइए आपको दिखाते हैं पॉइंट्स टेबल और बताते हैं कि कौन सी टीम की इस वक्त क्या पोजीशन है। आपको बताते चलें कि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो बदस्तूर पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त हैं। 10 मैचेस जो अपने तमाम मैचेस खेल चुके हैं, 6 मैचेस जीते हैं, 2 मैच उन्होंने हारे हैं और इस तरह इनका कुल स्कोर होता है 14 पॉइंट्स। 2 मैच चूंकि बराबर भी रहे हैं। कराची किंग्स जिन्होंने 9 मैचेस अब तक खेले हैं, 5 मैच जीते हैं, 3 मैचेस हारे हैं और 1 मैच बराबर रहा है। इनका कुल स्कोर है 11 पॉइंट्स, सेकंड नंबर पे हैं। और थर्ड नंबर पे आ गई है लाहौर कलंदर्स की टीम जो कि 10 पॉइंट्स के साथ इस वक्त थर्ड नंबर पे मौजूद है और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बना चुके हैं सेमीफाइनल खेलने के लिए। पेशावर ज़ल्मी अपने 10 मैचेस मुकम्मल कर चुकी है, 4 मैचेस जीते हैं, 5 मैचेस हारे हैं, 1 मैच बराबर रहा है, 9 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 मैचेस खेलने के बाद 7 पॉइंट्स पर ये 5वें नंबर पर हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो 9 मैचेस खेलने के बाद 7 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पे। अब नाजरीन, जो आज का मैच है वो अहमियत का हामिल इसलिए है कि अगर तो कोयटा ग्लैडिएटर मौजूदा तौर पे एक बड़ी फतह हासिल कर लेते हैं, यानी कराची किंग्स कराची किंग्स अगर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को इतना मार्जिन दे दे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बड़ी फतह हासिल कर लें, तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे सेमीफाइनल्स में। और पेशावर ज़ल्मी इस पॉइंट्स टेबल से यानी सेमीफाइनल की दौड़ से आउट हो जाएगी। यहाँ आपको बताते चलें कि कराची किंग्स ने टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। कराची में आज कुछ हल्के फुल्के बादल भी छाए हुए हैं, कुछ ड्यू फैक्टर भी शायद बाद में नजर आए, लेकिन बहरहाल कराची किंग्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। अब देखना ये होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स उनको कितने रन्स में कंटेन करते हैं और फिर वो जो हदफ आएगा तो उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक टारगेट दे दिया जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल 100 रन्स का या 150 रन्स का हदफ आता है तो फिर उन्होंने वो हदफ जितने ओवर्स में कंप्लीट करना होगा, अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका नेट रन रेट जो है वो ऊपर चला जाएगा और फिर पेशावर ज़ल्मी की टीम आउट हो सकती है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज़ें मुश्किल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही PSL की दौड़ से आउट हो चुकी है। जफर भाई क्या कहते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है डॉक्टर साहब। दोस्ताना मैच इसी तरह जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर का देखा है आपने, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग मैच था, बिल्कुल सरप्राइजिंग मैच था। दूसरी चीज जो मैं भी पॉइंट टेबल में देख रहा था, अब अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान नंबर 1 फिनिश कर रहा है और लाहौर नंबर 3 फिनिश कर रहा है, तो इट मींस के ये तो आपस में दोबारा खेलेंगे नहीं सर, क्योंकि अब 1 और 4th का होगा। मुल्तान सुल्तान्स अगर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स क्वालिफाई कर जाता है तो फिर मुल्तान सुल्तान्स कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलेंगे जी, अदरवाइज पेशावर ज़ल्मी से। अच्छा, अगर हम देखें तो कराची ने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, लेकिन जिस तरह की कल की पिच बिहेव कर रही थी तो उस लिहाज से क्रिकेटिंग सेंस में तो बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर प्रेफर करती और उनकी गुड लक है कि सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको टारगेट अपना पता होगा कि हमने कितने ओवर्स में कितने रन्स करने हैं। हाँ, तो ये ब्लेसिंग डिस्गाइज जो कहते हैं हम लोग। सर ये इसमें क्या मसला है? ये तो अगर आप देखें इसमें अगर कोई ढूंढना शुरू करें तो फिर तो कल के दोनों मैचेस में बहुत चीजें निकल सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि कल जिस तरह मैच हुआ है इस्लामाबाद का और कराची का, मेरे हिसाब से शादाब की कैप्टनसी की वजह से इस्लामाबाद हार गया, नहीं तो जिस सिचुएशन में उनकी टीम ले आ गई थी और 10 और 12 रन चाहिए थे आखिरी 3 और 4 ओवर्स में, उस टाइम अगर कोई रेगुलर बॉलर भी जिसको थोड़ा सा भी सेंस है स्पिन बॉलिंग करने का, उससे वो बॉलिंग कराते तो बहुत चांसेस थे कि इस्लामाबाद जीत जाता। और इसी तरह जो अभी हमने मैच देखा है, अभी वाले मैच में 187 इस ट्रैक पे विनिंग स्कोर था और जिस तरह लाहौर ने चेस किया है, अनबिलीवेबल, ये तो 100 में से एक ही दफा होता है। आगा साबिर साहब क्या कहते हैं कराची किंग्स की कल की परफॉर्मेंस? पहले 2 ओवर्स में इतने रन बना लेना, बाकी 18 ओवर्स में कोई तकरीबन 100 रन चाहिए थे
और ऐसा लग रहा था कि बड़े आराम से कराची किंग्स जो है ना जीत जाएगी, लेकिन जो 8 ओवर बीच के गुजरे, उनकी चेस जो है ना बड़ी जो है ना समझ से बाहर थी, किस तरह से चेस की। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताता हूँ मैं कि पीएसएल जब से स्टार्ट हो रही है 5वें एडिशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि 55 डॉट बॉल्स खेली गई हैं। हाँ। कराची ने अपनी चेज में 55 डॉट बॉल्स खेली हैं, सो दैट इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। हो सकता है कि तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं चाहेगा अपने नाम पे। हाँ। लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे थे, उनके बैट्समैन 4 जो आपके जो स्ट्राइकिंग जोन्स होते हैं बैट्समैन के लिए, एक्स्ट्रा कवर से मिड ऑफ सीधा और फिर मिड ऑन और मिड विकेट, ये चारों फील्डर ऊपर थे और बैटिंग कर रहे थे उनके साथ डेलपोर्ट और इमाद वसीम, लेकिन किसी की भी इंटेंट ही नहीं थी कि मैं इसको ओवर द फील्डर मारूं और रोके जा रहे हैं 8 ओवर से तो ऐसा लग रहा था कोई 5 डे देख रहे हैं। उनकी जो है ना वो समझ में नहीं आ रही थी क्या है। अब उन्होंने सोचा होगा कि यार ये जो है ना वैसे पैसों का इतना नुकसान हो गया है, गेट मनी रिटर्न करनी है, तो थोड़े से जो स्पॉन्सर्स हैं और जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं कम से कम वो तो टीवी के ऊपर रहे, तो लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी थी, इसमें कोई शक नहीं है कि जफर गौहर ने बहुत आला बॉलिंग की। जफर गौहर ने पहले ओवर में 2 छक्के खाने के बाद उसने कोई 20 रन दिए हैं, तो बाकी उसने जो है अपनी 22 गेंदों में 8 रन जो था वो बड़ा नर्व टेकिंग। अच्छा, वो हालांकि नुमान रईस जो है वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और वो मशहूर हैं डेप्थ में बॉलिंग करने के लिए, अपने यॉर्कर और स्लोअर वंस के लिए, लेकिन जफर भाई वो तेज बॉल करने के चक्करों में तो और पीछे कर रहा था, उसकी लेंथ भी पीछे थी, तेज भी कर रहा था। ये मुझे समझ में नहीं है कि अपने जो उसके वेपन्स हैं वो उसने यूज ही नहीं किए। चैडविक वॉल्टन ने उनको हिट मार दी, उमैद आसिफ ने उनको हिट मार दी, तो कुछ अजीब सी इनकी प्लानिंग थी कि क्या उनसे कप्तान बात नहीं कर रहे थे शादाब, या वो अपनी मर्जी से कर रहे थे। और जितना बॉल जो है, अच्छा पिच छोड़ नहीं रहा था बॉल, थोड़ा सा रुक के आ रहा था, स्पिन भी हो रहा था, उसमें किसी भी इर्रेगुलर बॉलर के साथ वो जा सकते थे बॉल करवाने। ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। जफर भाई, शादाब खान तो कल एक सडन चेंज के साथ कुछ और ही नजर आ रहे थे, क्यों लग ही नहीं रहा था कि वही बंदा है जो पहले शुरू में इतना अच्छा खेल रहा था, और कल तो कुछ अजीब ही एटीट्यूड उनका नजर आ रहा था। कल देखें जो पिच थी ना, वो इतनी आसान पिच नहीं थी मेरे हिसाब से। जिन लोगों ने कल स्कोर किया है दे बैटेड रियली वेल, और आखिर में जो 13 रन थे वो 13 रन किसी भी अच्छे ट्रैक पे कम से कम 18 से 20 रन के बराबर थे। लेकिन जिस तरह आगा ने बोला कि वो आखिरी ओवर्स में जो बॉलिंग करता है रोमान, वो बॉल उससे हुई नहीं, पता नहीं उसकी क्या प्लानिंग थी या इन लोगों की टीम मीटिंग में क्या बात हुई थी। उसने अपनी लेंथ को ऐसी जगह पे रखा जहां से हिट लगना उस विकेट पे सबसे आसान वहीं से था, और बड़ी अजीब सी सिचुएशन। लेकिन बहरहाल कराची ने जीत लिया मैच और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बना लिया। अच्छा सर, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटा सा वक्फा लेना है नाज़रीन, अजान ब्रेक, छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज के होने वाले मैच की, जो कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जा रहा है। कराची किंग्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, और वैसे कल की बैटिंग कराची किंग्स की देखने के बाद चेस करते हुए ये तवक्को भी की जा रही थी कि शायद कराची किंग्स अगर टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग करेगी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अब टारगेट सामने होगा, यानी एक वो टारगेट जो उन्होंने मैच जीतने के लिए 20 ओवर में बनाने होंगे, और एक वो टारगेट जो उन्होंने सेमीफाइनल में आने के लिए 6, 7 या 10 ओवर्स में वही रन्स कंप्लीट करने होंगे। अब देखना यह है कि आया कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है ये चैलेंज लेती है और वो इतनी फाइट पे जाते हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब भी इस किस्म के टारगेट्स मिलते हैं, चाहे पाकिस्तान की टीम को मिले हो, कौमी टीम को या PSL की टीम्स को, ये टारगेट अचीव हो ही नहीं पाते, बल्कि मैच ही नहीं जीत पाती ऐसी टीम। क्या कहते हैं जफर भाई? अक्सर ऐसा हुआ है कि जब कोई कंडीशनल टारगेट दिया जाता है ना, कि अगर पाकिस्तान की टीम इतने रन बना ले और इतने पे आउट कर ले और इतना ये कर ले तो फिर जीत जाएगी, तो फिर ये होता नहीं है सर। हाँ, ये अमूमन होता भी बड़ा अनरियलिस्टिक सा टारगेट होता है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर को जो टारगेट मिलने के चांसेस हैं, सबसे पहले तो उनकी कोशिश होगी कि 120, 130 तक रिस्ट्रिक्ट करें कराची को। हाँ। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड, मेरा ख्याल है 15 या 16 रन का एवरेज उनको रिक्वायर्ड है पर ओवर।
बिल्कुल सर। और उस पर भी डिपेंड करता है। 48 रन में अगर टीम को आउट करते हो, 3 ओवर्स में ये टारगेट पूरा कर लेते हैं, तो कंफर्म क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है ना सेमीफाइनल। हाँ, तो अगर इसको और थोड़ा सा बिगड़, आप 96 रन कर लें और 6 ओवर कर लें बस, हाँ, तो इसी तरह जाएगा तो 15-16 के एवरेज से। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि उनके पास जो 6 ओवर आ रहे हैं ना, वो 6 ओवर सर्किल के हैं। तो अगर कोयटा ग्लैडिएटर पावर प्ले को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकी, अभी भी अनरियलिस्टिक तो लग रहा है, लेकिन यू नेवर नो इन क्रिकेट टिल द लास्ट। अभी आगा से बात हो रही थी ब्रेक में, तो वो कह रहा था कि वॉटसन स्टिल है और उसके रन भी ड्यू हैं। हाँ, तो अगर कोई अनबिलीवेबल उसने ऐसी इनिंग खेल दी, हाँ, तो टीम जा सकती है। आगा साबिर साहब क्या कहते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस खराब रही, इजी ले गए, डिफेंडिंग चैंपियन थे, प्रेशर ज्यादा था, क्या हुआ सर? बहुत सारे फैक्टर्स थे डॉक्टर साहब जिनके ऊपर हम बात कर चुके हैं पहले तो उनका जो कॉम्बिनेशन था, जिस तरह से उन्होंने 5-5 ओपनर्स रखे। प्लेटिनम में रिली रोसो ने बोला मुझे आप जो है ना रिटेन करें, उन्होंने बोला हम आपको प्लेटिनम नहीं देंगे, आप गोल्ड में आ जाएं। उन्होंने बोला फिर मुझे रिलीज कर दें, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रिली रोसो ने उन्हीं के खिलाफ सेंचुरी बना दी, और फिर उन्होंने कोई मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं रखा। आप देखें पूरी सब जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं उनके पास एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जो कि मैच को चलाता भी है और जरूरत पड़ने पे बड़ी हिटें भी मार रहा है। ज़बान में खब्बा कहते हैं। जी हाँ, खब्बा बैट्समैन इनके पास है नहीं। फिर बाद में फिर उन्होंने कोशिश की कि हारिस सोहेल इनके पास आ जाए, बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया, लेकिन उसके कुछ अपनी जाती निजी मसरूफियत की वजह से उसने जो है ना माजरत कर ली खेलने के लिए। तो ये एक उनके लिए कॉम्बिनेशन को बनाना, प्लेयर्स की पिक होना बड़ा जो है ना उनके लिए सेटबैक रहा, जिसके लिए डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट आने वाले सीजन के लिए सोचेगी। उसके बाद फिर जो उनकी हेक्टिक ट्रैवलिंग शेड्यूल था उसने उनको बहुत ज्यादा हर्ट किया, बहुत ज्यादा हर्ट किया है। प्लेयर को रिकवरी बहुत जरूरी होती है। मेरी उनके एक प्लेयर से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जो है ना हमें सोने को मिल रहा है, ना हमें ट्रेनिंग का मिल रहा है, और जो सबसे ज्यादा रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है पूल सेशन। कह रहे हैं हमें पूल तक नहीं मिलता था, 12-12 बजे हम होटल पहुंचते थे, सोते थे, सुबह ग्राउंड जाते थे। तो ये सारी चीजें उनके साथ रही हैं, ऑब्वियसली जो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन अभी भी मेरी जो उनके एक प्लेयर से बात हुई थी, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे और होपफुल थे कि जो है ना कुछ उनके फेवर में होगा। अगर मुल्तान हरा देती है लाहौर को तो उनको तो खाली स्ट्रेट अवे मैच ही जीतना था। लेकिन वो कहते हैं कि इवन अगर लाहौर के अंदर भी जीत जाती है तो वॉट एवर द टारगेट इज पुट अगेंस्ट अस, हम उसके ऊपर जाएंगे खेलने। अच्छा, शेन वॉटसन के जो है ना मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने जिस तरह से अपने ऊपर लिया है, और उनको जब बोला गया कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं इनको भी तो हो सकता है कोरोना वायरस, आई एम नॉट डिफरेंट देन देम। तो इसका उनको क्रेडिट जाता है और वो इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे लग रहा है कि आज उनकी फायर पावर्स देखने को मिलेंगी, कोई जना 10-12 छक्के मार दें। कोई कोशिश ट्राई, जफर भाई क्या कहते हैं, दो चीजें कोयटा ग्लैडिएटर ने इस कंपटीशन में मिस की हैं। एक तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ जो थी वो बिल्कुल ही जीरो थी। जहां पे उनको रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ी, आगा की तमाम बातों के साथ ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है, अगर वो राइट टाइम पे आपको रिप्लेसमेंट के लिए मिल जाए और वो उसी तरह इक्वली परफॉर्म करे तो वो बहुत बेहतरीन होता है। दूसरा एक सबसे बड़ा सेटबैक जो था वो उमर अकमल का भी उनके लिए था, मिडिल ऑर्डर। तो मिडिल ऑर्डर में मिस कर रहे थे। तीसरी चीज जो थी, सरफराज ऑफ कलर लगे, बिल्कुल। सरफराज जो चीज पहले हम सरफराज में देखते थे वो इस पीएसएल में शुरू के 1-2 मैचेस में नजर आई, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ऑफ कलर होता चला गया। और कहीं कहीं तो मुझे ये तक महसूस हुआ कि उसने कहा कि यार भाड़ में जाओ, अब तुम लोगों को समझा के थक गए। तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी तो नहीं नजर आई ना। हाँ। अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही, वो अपनी एक अलग जगह, बाज़ दफा वन मैन शो होता है। लेकिन वो 2 प्रेशर लेके चल रहा है। एक तो उसने पाकिस्तान टीम में कमबैक करना है, कप्तानी से भी हटा, टीम से भी बाहर हो गया, वो प्रेशर। फिर कोयटा ग्लैडिएटर में भी उसको जब टीम सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही, तो ये तमाम चीजें बड़ा आपकी टीम पे अफेक्ट करती हैं। और फिर 2 से 3 मैचों में जो उन्होंने आखिरी 10-10 ओवर में 130, 140, 150 रन दिए, वो मैचेस उनको लेके डूब गए। वो काफी वो वसर अब क्या कहते हैं, प्रोग्राम वाइंड अप के करीब है। कराची किंग्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स, अब टारगेट छोड़े, जीतेगी कौन सी टीम सर? कोयटा ग्लैडिएटर डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि कराची किंग्स जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंट हो गई है। उनको पता है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, उनको ये भी पता है कि वो सेमीफाइनल किससे खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़े से लाहौर कलंदर के साथ सेमीफाइनल खेलना तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। जी आप क्या कहते हैं जफर भाई? मेकिंग दिस इंटरेस्टिंग,
मैं कराची के साथ जाऊंगा, कराची के साथ जाएंगे। ताकि थोड़ा सा कल आप समझते हैं बात कराची करने किंग्स में। जो है वो मजीद जीत के बिल्कुल, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो के साथ हाँ वो अपनी अब वो कोई winning मजीद streak को रिस्क नहीं लेना छोड़ेगा। हाँ, चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये बात होती है ना जब आदमी कोई इजी मैच लेके कंफर्टेबल समझ के, जिस तरह इरफान सुल्तान ने किया है, ऐसा अब नहीं ये तो आगे सेमीफाइनल में ही पता चलेगा कि उनको कहीं भारी ना पड़ जाए। क्रिकेट वाहिद खेल है जिसमें इस किस्म की चीजें जो है ना वो जीतने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए, वरना आदमी भूल जाता है जीत को। बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही। आप क्या कहती हैं? मैं आज फर्स्ट टाइम भाई से डिफर करूंगी। इतने दिनों में अब तो मैच, आज कराची। आखिरी मैच है क्योंकि एक चीज हो ही नहीं सकती, और आज आखिरी मैच में ये कह रही हैं इसलिए मैं- कराची तो ये चीज तो साफ, तक पूरी एक सीरीज में आप- पिक्चर आपके सामने है ना। आप हमेशा आगा साबिर के साथ जाती हाँ, रही हैं लेकिन हर एक- मैच में, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, क्लियर पिक्चर सामने, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। अच्छा। तो इस वजह से डेफिनेटली कराची। 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 चलें अब ये देखते हैं कि कल जब हम बैठेंगे तो फिर ये डिसाइड होगा कि आया आपकी बात ठीक हुई या आपने नहीं ये डॉक्टर क्या। साहब कोई मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स गुड पर्सनली। Two तो and इसलिए two हो गए कि यानी। देखिए जब इतना बड़ा टारगेट होता है ना और सारी चीजें हैं, तो अब जीत तो उनके लिए सेकेंडरी है वैसे भी। असल चीज तो ये है कि उनको वो टारगेट अगर उस Achieve अटैकिंग करना है। डिसीजन से आते हैं कि हमें, एक तो ये होता है कि नॉर्मली आदमी जीतने के लिए खेल रहा होता है, एटलीस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड से तो ऊपर आ जाएंगे जीत के। हाँ कम से कम ये है कि कुछ थोड़े से मतलब बेहतर तो रहेंगे, थोड़े रिकॉर्ड्स तो बेहतर होंगे कि कम से कम एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी तो बनते हैं सर। लेकिन ये कि कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर तो ये कि अटैकिंग गेम खेलते हुए और कराची किंग्स को कंटेन करने की कोशिश करते हुए अच्छा गेम खेल जाते हैं तो जीत तो कोई मसला नहीं होगी, क्योंकि जब बनाना ही है मैच, मतलब एक रन्स बनाना ही, उनको चेस करने ही है, जल्दी नहीं थोड़े देर से ही बनाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स को कम से कम आज का मैच जीतना जरूर चाहिए। अदरवाइज तो फिर ये होगा कि बहुत से सवालात उठेंगे टीम के ऊपर, टीम के मैनेजर, कोच, कैप्टन, सब पे सवालात उठेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आगा साबिर साहब, आप तशरीफ लाए। जफर भाई आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। very much. लाइन हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मैच आज भी नेशनल स्टेडियम में देखने को मिलेगा। लोग घर पे टीवी पे बैठ के, यानी टीवी पे घर पे बैठ के ये मैच देखेंगे और एंजॉय करेंगे। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेजबान राबिल शेख को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।